न्यूज़ 18 इंडिया। अब जी, उपेंद्र कुशवाहा जिस जाति से आते हैं उसी जाति के डिप्टी सीएम बन रहे हैं बीजेपी कोटे से। ये नाराजगी किस बात को लेकर है कि जिस जातीय राजनीति का जनाधार लेकर उपेंद्र कुशवाहा घूमते हैं, अब कहीं कम उनको भाव ना मिले? देखिए, भाव की बात नहीं है। जहां तक सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की बात है, दोनों एकदम दो विपरीत धुरी हैं। इन दोनों के बीच कंपटीशन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो मुश्किल है उपेंद्र कुशवाहा की, वो उपेंद्र कुशवाहा के मुश्किल नीतीश कुमार हैं। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा एनडीए सरकार में केंद्र में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रहे। उनकी बीजेपी से तलखी हो गई। तमाम मान मनोबल के बावजूद वो इधर दामन छोड़कर नीतीश के साथ चले गए। नीतीश को लगा कि इनका कद बड़ा हो रहा है, नीतीश ने उनके पर कतर दिए। फिर वो नीतीश कुमार का साथ भी छोड़ दिया उन्होंने। तो अब वो इंडिपेंडेंट फोरम पे हैं, अपनी अलग पार्टी बनाकर वो बीजेपी को समर्थन करते हैं, एनडीए का हिस्सा हैं। और इसी एनडीए का हिस्सा है और बीजेपी और जेडीयू के नीतीश कुमार से उनकी काफ़ी तलखी है। ये बीजेपी का आला कमान जानता है। तो ये जो बातचीत है, इसके दो पहलू हैं। पहला, ये उनको संतुष्ट करना कि आपके हितों की रक्षा की जाएगी। पहला, आप एनडीए के हिस्सा हो रहोगे। और दूसरा, उपेंद्र कुशवाहा को अगर मुश्किल होती है नीतीश से, तो बीजेपी यहाँ बड़े भाई की भूमिका में उन मुश्किलों को सुलझाने की पूरी कोशिश करेगी और उनको सुलझाएगी। ये संदेश देने का काम था। जी अमिताभ, लेकिन क्या अब ये मान लिया जाए कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से प्रशांत, एक मिनट रोकना चाहूंगा। प्रमोद सुमन है हमारे पास, तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ काम करते हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। प्रमोद जी, अमिताभ बोल रहा हूं, आप, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ अमिताभ जी, नमस्कार। नमस्कार। प्रमोद, एक चीज आप हमें बताइए कि अभी नड्डा जी ने बात की है, क्या कोई तलखी, कोई नाराजगी बाकी है क्या नीतीश कुमार को लेकर? देखिए, हम लोग एनडीए के पूर्व एलाई हैं। हम लोग पहले से ही एनडीए के एलाइज हैं और हमेशा से हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे नेता का विश्वास रहा है। तो अब जो नया समीकरण बना है, उसमें हम लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और एनडीए को मजबूती के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे वो हम लोग उठाएंगे। लेकिन प्रमोद जी, एक चीज तो उठता है कि उन्हीं नीतीश कुमार जी के साथ आना पड़ेगा, जिनका साथ कुछ दिन पहले छोड़ा था। फिर क्या करोगे? मुश्किलें तो हैं। परिस्थिति, बिहार की राजनीति ही कुछ इस कदर से हो गई है कि बहुत सारे लोग इधर उधर होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आ जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन बिहार की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि हम लोग तो पहले से एनडीए के एलाइज हैं, तो हम लोग एनडीए में बने रहेंगे। हम लोग एनडीए की जो नीतियां हैं उसको मजबूत करने के काम करेंगे। और ये तत्कालिक परिस्थितियों में जो भी नई घटनाएं घटती है राजनीतिक तौर पे, उस पे नजर तो रहती है और उसके अनुसार काम किया जाता है। मतलब नीतीश जी से ज्यादा भरोसा प्रधानमंत्री जी पे? बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश जी तो आज आए हैं, अब नए एलाइज आए हैं, अब नए तरीके से चीजें चलेंगी। और लेकिन पहले से हम लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग हैं, तो इसलिए हम लोग एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। नड्डा जी को क्या संदेश दिया आपके पार्टी के शीर्ष नेता ने? उन्होंने तो स्वागत किया है नीतीश जी का कि उनके दम वहाँ पहले घुट रहे थे, अब आगे उनके एज बढ़ जाएंगे। उन्होंने ट्वीट भी किया, अपनी विचार व्यक्त किया, नीतीश जी का स्वागत किया एनडीए में उन्होंने। नड्डा जी को भी, नड्डा जी तो हैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनडीए एलाइज में, शीर्ष जो पार्टी है उनके, तो उनसे बातचीत तो चलते ही रहती है। चलो प्रमोद सुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया से। तो अमिताभ जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। अमिताभ जी, मुझे एक आपसे एंगल समझना है। चिराग पासवान की नाराजगी बीच सामने आ रही है और एक बयान भी उन्होंने दे दिया। ये सुमित सिंह जो हैं वो निर्दलीय हैं, नरेंद्र सिंह के बेटे, जमुई के चकाई से विधायक। और चिराग और सुमित में हमेशा से तनातनी रही है। 2020 से जो नीतीश कुमार नाराज है चिराग से, वो अभी तक बरकरार रहा है। तो अभी बहुमत का आंकड़ा तो ऐसा नहीं कि कम पड़ा है कि निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाना पड़े। ये एंगल है क्या सुमित को मंत्री बनाना? देखिए सुमित एक तो फॉरवर्ड कास्ट के हैं, दूसरी चिंता यह हो सकती है कि अगर कुछ उलटफेर होता है तो कहीं एनडीए का साथ छोड़ के यूपीए का दामन न साथ थाम लें। तो ये जंग जैसे कहते हैं ना, एक एक तिनका जोड़कर साथ रखना। एक भूमियार मंत्री हैं ही आपके पास जो शपथ लेंगे, दूसरे राजपूत नेता ये हो जाएंगे,
तो इस 9 की लिस्ट में अगर 2 फॉरवर्ड नेता हैं तो वो पूरा का पूरा पूरी की पूरी अगड़ी जातियों को ये संदेश जाएगा कि कम से कम इस मंत्रिमंडल में 2 ऐसे मंत्री जो अगड़ी जाति से हैं। तो पूरी की पूरी तरह से अगड़ी जातियों का वोट जो अब तक बीजेपी में गिरता आया है वो शायद बरकरार रह पाएगा। और यही सोच बीजेपी आलाकमान की भी रही है, क्योंकि सुमित सिंह पहले नीतीश जी के साथ थे, जिससे चिराग पासवान पहले नाराज रहते हैं अभी तक, जिनकी तलखियां किसी से छिपी हुई नहीं है। दूसरे सुमित सिंह को भी बरकरार रख के ये संदेश दे दिया है कि सबको साथ लेके चलना है। लेकिन अब समय बहुत कम रह गया है जब एक बार फिर से बिहार के लिए इतिहास रचने जा रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि अब की बार एनडीए सरकार शपथ ग्रहण 5 बजे। चंद्रमोहन, किस तरह की तैयारी और इससे जुड़ी कोई बड़ी ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए 5 बजे के करीब शपथ ग्रहण होना है और इसको लेकर जो भी पहुंचने वाले यहाँ पर नेता हैं, अधिकारी हैं और जो शपथ लेने वाले हैं उनको जानकारी दे दी गई है। और जो विधायक यहाँ पर पहुंचना चाहते हैं उनके लिए कार्ड भी वितरित किया जा रहा है। पहले से राजभवन में तैयारी चल रही है। आज से 2 दिन पहले की हम बात करें तो इसी राजभवन में नीतीश कुमार के खासे अधिकारी और साथ में उनके 2 और अधिकारी राजभवन पहुंचे थे 25 तारीख को, और उन्होंने जायजा लिया कि कहां अगर शपथ ग्रहण की ज़रूरत पड़ती है तो कहां शपथ होगा और शपथ का प्रारूप क्या होगा, क्योंकि आज से 3 दिन पहले ठंड भी काफ़ी थी। ऐसे में ये कहा जा रहा था कि मेन बिल्डिंग में हो जाएगा, लेकिन अभी जो है वो तैयारी चल रही है और 5 बजे शपथ है, जिसके लिए लोगों के आने का सिलसिला भी अब शुरू हो जाएगा। अधिकारियों को भी जानकारी दे दी गई है, तो तैयारी पूरी है, जिसमें एनडीए में फिर से एक बार नीतीश कुमार एनडीए के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, जिसमें 9 मंत्री शपथ लेंगे नीतीश कुमार के साथ। चंद्रमोहन, मैं आपका रुख करेंगे। अरुण भी हमारे साथ बने हुए। अरुण, ये पहली दफा ऐसा हो रहा है, 2017-22 ये सब उदाहरण रहे हैं जिसमें बीजेपी इतने लेयर्स की ना मीटिंग अपने नेताओं के साथ करती रही, ना अपने सहयोगियों के साथ इस तरीके से बातें होती रही जब नीतीश कुमार पाला बदलने की कोशिश करते थे। इस बार क्या 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, इसको लेकर इतनी मान मनोबल की स्थिति, एक भी सीट, एक भी जातीय समीकरण ना बिगड़े, उस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है? शायद कोई दिक्कत है अमिताभ जी। जिस तरीके से अब ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि बिहार में तो एनडीए की सरकार अब शाम 5 बजे बनने जा रही है, लेकिन निगाहों में है 2024 का लोकसभा चुनाव। क्या सारी चीजें ठोक बजाकर परख ली गई है और सीटों का बंटवारा, इसे लेकर कहीं कोई खींचतान नहीं होगी? पहले ही इन चीजों को क्या तय कर लिया गया होगा, अब जबकि इसकी पूरी चर्चा हो चुकी है? कोई खींचतान होने की गुंजाइश बची है, क्योंकि आलाकमान ने अगर होमवर्क किया है पिछले 2-3-4 दिनों में तो लोकसभा सीटों को लेकर ही किया होगा। तो कोई ऐसा कोई संदेश नहीं जाएगा कि सीटों को लेकर कोई तलखियां हैं। हाँ, चिराग पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी, हमको कितनी सीटें मिलेगी, इन सब के लिए भी अगर 17 सीटें दोनों पार्टियां लड़ती हैं पिछली बार की तरह, तो बाकी 6 सीटों के बीच बाकियों का बंटवारा हो सकता है। लेकिन अभी ये स्थिति साफ नहीं है। बीजेपी इस बार बड़े भाई की भूमिका में होगी। रिमोट कंट्रोल कम से कम नीतीश कुमार के हाथ में नहीं होगा, क्योंकि डिप्टी सीएम भी जो इस बार बने हैं वो काफ़ी मुखर हैं और जनता के बीच जाने वाले हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी कुछ तो कंट्रोल में करके रखेगी प्रशासन को, ताकि एंटी इनकम्बेंसी जो होती है वो उनके सर पर ना आ जाए, नीतीश कुमार वाली। अमिताभ जी, हम आपके पास आते हैं। अरुण तक अगर आवाज पहुंच रही है तो अरुण, मेरा सवाल वही रहेगा कि इस बार ज्यादा मीटिंग्स की है बीजेपी ने, हर पार्टी के हर नेता को जिसका जातीय जनाधार है बिहार में, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, सबसे कई लेयर्स की बातचीत का सिलसिला अरुण अभी भी नहीं रुका है। जेपी नड्डा ने अभी हालिया कुछ ही देर पहले उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत की है। ये 2024 को लेकर फूक फूक के कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए रीमा, उसकी वजह है और बड़ी वजह यह है कि बिहार एक ऐसा राज्य था जहां जातीय समीकरण महागठबंधन के पक्ष में था, और यही बात भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है 2024 के लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें, इतिहास में अब तक सबसे ज़्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रखा है, उसे कैसे पूरा करना, उसे ऐसे ही पूरा करना पड़ेगा। एक एक सीट, एक एक राज्य में आपको अपने कील कांटे दुरुस्त करने पड़ेंगे, जातीय समीकरण ठीक करना पड़ेगा, पार्टनर चुनने पड़ेंगे। उनको पता है कि चिराग पासवान का भी हमारे फोल्ड में होना जरूरी है, उपेंद्र कुशवाहा का भी नाराज नहीं होना चाहिए, वो भी हमारे साथ रहें, जीतन राम मांझी भी रहें। देखिए, सब लोगों को साथ रखना एक स्टेट में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चीज़ नहीं है, उनके लिए बड़ी चीज़ है केंद्र में सरकार बनाना, पूरी धमक के साथ तीसरी बार सरकार बनाना, और ये बताना
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है, कोई विपक्ष नहीं है, उसकी कोई संरचना नहीं है, वो छिन्न भिन्न हो गया, जमीन पर नहीं है। ममता बनर्जी कोई और राग ले रही है, नीतीश कुमार सूत्रधार थे वो हमारे पाले में आ गए। तो बड़ा संदेश जो देने की कोशिश थी उसमें कामयाब हुई है बीजेपी, उसकी रणनीति सफल हुई है। वही व्यक्ति जिन्होंने पटना में बैठक करा के पूरे देश में एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश की, आज वही भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और छोटा दल है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जाता है तो उनकी कृपा पर मुख्यमंत्री हैं वो। ये संदेश अपने आप में भारतीय जनता पार्टी, जब जेपी नड्डा यहाँ पर आएंगे, हो सकता है मीडिया से भी मुखातिब हो तो राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश जरूर देंगे वो कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है उसे रोकने की कुव्वत इस देश में अब किसी गठबंधन में नहीं है, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे राज्यों के छोटे मोटे गठबंधन हो। तो बड़ा संदेश इसका यही है। ठीक है, तो अवधेश जी का रुख इस वक्त मैं करूंगी। अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ कि बिहार में ये जो हो रहा है कोई नया तो नहीं है, कुछ नई बात है नहीं, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते आप क्या कहेंगे? नहीं, नया इस रूप में नहीं है कि नीतीश कुमार पहले भी ऐसा कर चुके हैं, लेकिन जिस समय हुआ है और जिस घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में हुआ है उसके राष्ट्रीय राजनीति के मायने बहुत गंभीर हैं। एक सामान्यतः नीतीश कुमार अब कहाँ चले जाएंगे ये इस पर विचार होना ही चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार का यह जाना ठीक 2024 के लोकसभा चुनाव के पूर्व हुआ है। लोकसभा चुनाव में अब 2 महीने का भी समय नहीं है। नीतीश कुमार पहले नेता थे जिन्होंने विपक्षी एकता की शुरुआत की, लोगों को बिठाने की शुरुआत की। जब अगस्त 2022 में वो महागठबंधन की ओर गए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़कर, तो उन्होंने एक ही बात कहा कि अब मेरा लक्ष्य विपक्ष को एकत्रित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगले चुनाव में उखाड़ फेंकना है और मैं अपना पूरा समय इसके लिए लगा रहा हूं। लगातार ये बातें की और उन्हीं के प्रयासों से जून 2022 में विपक्षी दल बैठे भी। अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो ममता बनर्जी और कांग्रेस के लोग एक साथ नहीं बैठ पाते, ममता बनर्जी और वामपंथी दल नहीं बैठ पाते। अगर वही नीतीश कुमार ठीक चुनाव के पहले बाहर आ जा रहा है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ और बाहर आते समय बोल रहे हैं कि हमने तो कोशिश की लेकिन वहां भी कुछ नहीं हो रहा था, इधर भी कोई काम नहीं हो रहा था, तो इसका मायने क्या है? इसका मायने यह है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा के विरोध के नाम पर विपक्षी दल बोलते हैं, लेकिन न लड़ने के अंदर कोई वैचारिक प्रतिबद्धता है, न लड़ाई की कोई तैयारी है, न आपस का विश्वास है, न एकता है। तो इसके मायने ये हुआ कि INDIA जो कि नीतीश कुमार के मन की उपस्थिति, भले वो नाम नहीं हो, वो उत्पन्न होने के पहले इसकी गर्भ में नीतीश कुमार की सरकार में हमने यही देखा है कि साम दाम दंड भेद हर चीज लगाकर जो है किसी भी तरीके से नीतीश कुमार सरकार बना रहे। अमित पांडे लगातार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए। अमित, ये भी कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा जो है कुछ ही देर बाद टेक ऑफ करेंगे पटना के लिए, क्या उनके साथ चिराग पासवान भी मौजूद होंगे? क्योंकि कल तक यही खबरें थी। और देखिए, चिराग पासवान उनके साथ मौजूद होंगे या नहीं ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनका जो संवाद है, उनकी पोजीशन है, उनको साफ कर दी गई है कि एनडीए में जो आपकी जो स्थिति है वह लगातार उसी तरीके से सम्मानजनक तरीके से बरकरार रहेगी और लोकसभा चुनाव में आपकी जरूरत रहेगी जो निर्देश आपको एनडीए गठबंधन द्वारा दिया जाएगा उसका आपको अनुसरण करना पड़ेगा। और करीब 4:30 के आसपास जेपी नड्डा के पहुंचने का कार्यक्रम है और इनके साथ साथ कुछ और भी नेता यहां पर जाएंगे। कुल मिलाकर बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है यही अब ये संदेश देना चाह रहा है कि उनके शर्त पे सरकार बनी है, जो एजेंडा शीर्ष नेतृत्व लागू करेगा बतौर एनडीए इस बिहार की नई सरकार को यह उसका पालन करना होगा, अनुसरण करना होगा। जी, मैं आपका रुख करूंगी। अवधेश जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आती हूं क्योंकि 2024 को ही केंद्र में रख के आपने सारी बातें बताई। मैं 2 बयान नीतीश कुमार का कोट करना चाहती हूं। कुछ दिन पहले एक सार्वजनिक मंच से उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता सुन नहीं रहे हैं, यानी सीट शेयरिंग को लेकर या क्या प्लानिंग है उसको लेकर। और आज भी जब उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद जब उन्होंने मीडिया से बातें की तो आरजेडी को लेकर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सीधे कहा कि जो गठबंधन तैयार हुआ है उसमें कोई सुन नहीं रहा है, कोई कुछ बातें नहीं हो रही है। तो मतलब इसका सीधा असर 2024 में जो इंडी गठबंधन तैयार हुआ था उसके एक एक पहिया धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। देखिए, इस समय नीतीश जी के मुख्य रणनीतिकार केसी त्यागी हैं। उन्होंने उनके बयान को अगर दिल्ली में देखिए और नीतीश जी के बयान को मिलाइए
तो केसी त्यागी ने ज्यादातर जो हमले किए हैं, जो आलोचना बनाया है और इसका कारण बताया है, वो कांग्रेस और INDIA को बताया है। और उन्होंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस योजना पूर्वक काम करती है, जितना वो संगठित है, जो नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता है, उसके सामने तो कोई तैयारी नहीं थी। कांग्रेस का निशाना बनाया उन्होंने। उनके कहने का अर्थ यह था कि कांग्रेस जानबूझ करके न तो सीट शेयरिंग कर पा रही थी, न अपने साथियों को महत्व दे रही थी। तो यहां राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को निशाना बनाया। नीतीश कुमार ने जो वहां बोला है, उसके पीछे जो मुझे कारण समझ में आ रहा है कि पहले उन्होंने 2013 में नरेंद्र मोदी की पूरी आलोचना की, बाहर गए, फिर आरजेडी के साथ आए, फिर उसकी आलोचना की, तो आगे फिर उनको लगता है कि इतने तीखा बयान देने के बावजूद हमको वापस आना पड़ता है, तो थोड़ा सदा हुआ बयान दो। और जो बात आप कह रहे हैं, इसी बात के साथ में अमिताभ सिन्हा के पास जाते हैं। अमिताभ सिन्हा, कुछ देर पहले जयराम रमेश की तरफ से भी यही कहा गया कि ममता बनर्जी ने ये पूरा जो है एक तरीके से षड्यंत्र रचा है ताकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आ सके और इंडी गठबंधन जो है वो पूरी तरीके से टूट जाए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जहां जहां से यात्रा निकल रही है वहीं विवाद हो रहा है। मणिपुर में गए, वहां विवाद हुआ, कहां से रैली शुरू करनी है। असम घुसे, वहां पे पुलिस केस दर्ज हो गया, मंदिर में घुसने को लेकर झगड़ा। बंगाल में घुसने के पहले ममता अलग हो गई, और अब बिहार में घुसने की बारी आई है तो नीतीश कुमार अलग हो गए। तो झटके तो कांग्रेस को लग ही रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को पलटू राम बोलो, चाहे पलटी मारने पलटी बाज बोलो, अब नीतीश कुमार को क्या फर्क पड़ता है? वो तो मुख्यमंत्री बने रह गए। बिहार में यही तो त्रासदी है कि बिहार में विपक्ष बदलता रहता है, सीएम नहीं बदलता। तो अब आगे देखने वाली बात यह है कि अब एनडीए कितना संतुलित रहता है। लोकसभा चुनाव तक तो 100% आप उम्मीद रखो कि ये एनडीए पूरी तरह से संतुलित है, लेकिन आगे देखते हैं जब बीजेपी अपना शिकंजा कसेगी प्रशासन पर भी और सामाजिक योजनाओं को के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, तब नीतीश कुमार कितना कसमस आते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव तक मुझे लगता है सब कुछ गुडी गुडी ही रहेगा। ठीक है, लोकसभा चुनाव तक सब कुछ बेहतर रहेगा। मैं तस्वीरें दिखाऊं, उसके बाद अपने सहयोगी अरुण का रुख करूंगी। चंद्रमोहन भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं, और इस बीच नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है पहले सुन लेते हैं, उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया, तो हमने बोलना छोड़ दिया था। तो किसी का साथ छोड़ना हो या किसी के साथ जाना हो, बहाने तो आदमी गढ़ ही लेता है। मैं अपने सहयोगी अरुण का रुख करूंगी। अरुण, जितनी सच्चाई इस बात में है कि बिहार में सीएम नहीं बदलता, नीतीश कुमार ही सीएम रहते हैं, उतनी ही सच्चाई हर बार नीतीश कुमार के पलटने के साथ ये भी है कि उनके कद में धीरे धीरे कहीं ना कहीं कमी देखी गई। अब जब 2024 के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, अमिताभ जी ने भी कहा कि गुडी गुडी तो ये 2024 चुनाव तक रहने वाला ही है, लेकिन आप चूंकि पटना में है, बिहार में है, बॉडी लैंग्वेज सबका देख के आपको क्या लग रहा है कि क्या ये रिश्ता वहीं तक रहने वाला है, ये 2025 चुनाव तक जाएगा, वहां साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे? कहां तक ये रिश्ता दिख रहा है आपको? देखिए, कहां तक रिश्ता ये जाएगा ये नीतीश कुमार ही तय करेंगे, और उन्हीं को पता होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या आरजेडी हो, सिर्फ नीतीश कुमार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी बात करना चाहिए कि नीतीश कुमार जब भी फैसला लेते हैं तोड़ने का या जोड़ने का, तो जिधर मुड़ते हैं वहां कोई ना कोई खड़ा होता है उनको माला पहनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से ऐसा कर दे रहे हैं। एक बार अगर कोई उनको धोखा दे दे जैसे वो देते हैं, तो शायद अगली बार वो सोचें, लेकिन ऐसा कभी उनके साथ हुआ नहीं। जैसे वो किसी गठबंधन से निकलते हैं, दूसरा गठबंधन उनके पलक पावड़े बिछाए रखता है, उनके हिसाब से तय करता है कि कब आपको आना है, कैसे आना है। तो ये भी बात है कि नीतीश कुमार अपनी चाल तो चलते हैं, लेकिन उस चाल को समझते हुए भी सामने के जो दल हैं वो उनके लिए पलक पावड़े बिछाते हैं। तो नीतीश कुमार अवसरवाद का आरोप उनके ऊपर भले लगाइए, लेकिन बाकी जो लोग उनके साथ जुड़ते हैं वो भी लगभग उसी रास्ते पर चलते हैं। ये अलग बात है कि उनका उसमें तर्क क्या होता है। नीतीश कुमार के अपने तर्क हैं, बीजेपी के अपने तर्क हैं, और आरजेडी के अपने तर्क हैं।
बिल्कुल अरुण, ये बात आप सही कह रहे हैं कि देखिए सबके अपने अपने तर्क है, लेकिन अमिताभ से ना जिस तरीके से डिप्टी सीएम की घोषणा की गई है उसमें अगर देखा जाए कास्ट के हिसाब से, अगर हम देखें जातिगत समीकरण के हिसाब से, देखो क्योंकि बिहार में जब चुनाव होते हैं चाहे विधानसभा के हो या लोकसभा के हो, जातिगत समीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देके अति पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश की गई, विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाकर आपने भूमिहार को साधने की कोशिश की, सम्राट चौधरी को पिछड़ा वर्ग से। क्या इसे नहीं माना जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सीधे सीधे बिहार में जो है जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है? देखिए, जातिगत समीकरण तो किस राज्य में काम नहीं करता। अगर दक्षिण भारत के ही राज्यों में जाएं, बिहार, आंध्रा जाएं, तमिलनाडु जाएं, यूपी या राजस्थान जाएं, हर जगह जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश होती है। लेकिन इस जातिगत समीकरण में भी एक विकास का तड़का डालना पड़ता है, एक अल्टरनेटिव देना पड़ता है। एक विकास किस राह पर आप जनता को ले जाएंगे, जनता को क्या देंगे, ये योजना देनी पड़ती है। और बीजेपी के पास और इस एनडीए के पास प्रधानमंत्री मोदी के रूप में एक ऐसा चेहरा मौजूद है जो दिल्ली में आपको ये बताएगा कि कैसे 80 करोड़ लोगों तक, अब तक कोरोना के समय से जो शुरू हुआ है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का, वो योजना कैसे अभी तक जारी है। आप गरीबों, आप ये गरीबों की सरकार है, ये पिछड़ों की सरकार है। और प्रधानमंत्री भी बार बार बोलते हैं कि गरीब, युवा, महिला और दलित, पिछड़े, इन सब की सरकार है ये। तो अब इसी को जोड़ना है अब बिहार में, क्योंकि अब बिहार की सीटें काफ़ी मायने रखती थी। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशन था कास्ट का, वो काफ़ी स्ट्रांग जा रहा था। ऐसे में नीतीश कुमार का इधर आना सिर्फ और सिर्फ इंडी गठबंधन को झटका नहीं दे रहा है, एक मजबूत कास्ट जातिगत समीकरण बना रहा है जो कि एनडीए के पक्ष में जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। ठीक है, ये जातीय समीकरण का मसला वाकई मैं समझूंगी आपसे, लेकिन मैं जरा चंद्रमोहन के पास जाती हूँ। चंद्रमोहन, लगातार सुबह से इन्हें, बल्कि बीते 3 दिन से हर उनकी खबर सटीक हो रही है और हमारे दर्शकों को बहुत सहूलियत हो रही है बिहार की खबरें समझने में। चंद्रमोहन, सब कुछ सामने तो सही दिख रहा है, वैसे भी नहीं बिहार बीजेपी हो या केंद्र की बीजेपी हो, कहीं भी नाराजगी के लिए किसी नेता के लिए जगह नहीं होती है। लेकिन ये पहली दफा चंद्रमोहन है जब बिहार बीजेपी के नेताओं की नाराजगी भी इससे आंखों पर रखी गई, और जो सहयोगी दल है अगर वो आंखें दिखा रहे हैं या वो कुछ कह रहे हैं तो उनको भी इत्मीनान से सुना गया। इस वक्त क्या सब कुछ ठीक है? बिल्कुल, देखिए अभी तो सब कुछ ठीक दिख रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार से जब बात शुरू हुई थी उसी दौरान जो भी गठबंधन के नेता हैं या फिर बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन सभी लोगों से बात कर ली गई थी। आज से 4 दिन पहले हम ही ने खबर यह बताया था कि बिहार के जो बड़े नेता हैं, सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, विजय सिन्हा, उसके अलावा रेणु देवी, बिहार के जो क्षेत्रीय प्रभारी हैं वो, इन सभी लोगों को दिल्ली बुलाया गया था। और खुद जो तावड़े जी हैं उन्होंने खुद बात की थी और उसके बाद फिर वहाँ से अमित शाह के पास ये सभी लोग गए थे।